जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS वाले में। उस आवाज को इग्नोर कर दो, वो होती रहती है धीरे धीरे, आवाज से नहीं मतलब है, ठीक है। तो वो काट दिया जाएगा अगर ऐसी बात है, लेकिन नहीं काटेंगे, आपको भी सुनो उस आवाज को, उस आवाज का फील करो क्या है, ठीक है। तो आते हैं ट्रायंगल लॉ फैक्टर पे। ट्रायंगल लॉ होता क्या है? सबसे पहले ये तो इससे पहले वीडियो में बताया गया था कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में बेसिकली क्या किया गया था, रिजल्टेंट निकाला गया था, ठीक है। देखो ट्रायंगल लॉ एकदम थोड़ा वन शॉट में देखो, जल्दी जल्दी से। ये हो गया ट्रायंगल लॉ, यहाँ से किए थे, यार हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। इसे किए थे तो यहाँ से रिजल्टेंट कुछ आया था। रिजल्टेंट क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। देख लो ये है एकदम। इस जल्दी जल्दी बताऊंगा इसको। जैसे इसका पिछले, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ट्रायंगल लॉ क्या है, तो पिछली वाली वीडियो पे जाओ, उसका लिंक दे देंगे। लिंक नहीं है तो चैनल पे तो है ही है, प्ले लिस्ट बनी है उसकी अलग से, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से देखो रिजल्टेंट क्या होगा, r इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसे नोट कर लो। इसी से कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो पहले ये देखो यहाँ पे, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखो जैसे ये ए है, बी है, हमें निकालना है आर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। ये वाला क्वेश्चन भी एक बनता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, थोड़ा सा जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट, क्योंकि जानते हो 30 सेकंड का या 1 मिनट 30-40 सेकंड का टाइम रहता है। और क्वेश्चन कोई बोर्ड लेवल का तो बनेगा नहीं वहाँ पे कि पूरा दे देंगे कि पूरा अच्छे से कि इतने लाइन का क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा सा दिमाग को चेक किया जाता है कि कैसा आपका माइंड है, कितना शार्पली आप उस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है। कि जैसे होता नहीं है कि ये आ गया, ये कुछ बच्चे उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम 12th में जो पढ़े थे या 11th में पढ़े थे वो वाला क्यों ना लगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो वो थोड़ी सी हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से आपको पढ़े होंगे कि एकदम शॉर्टकट ट्रिक ली कि ट्रिक कैसे लगा जाए किसी क्वेश्चन पे, तो डायरेक्ट आपका क्या करेंगे, r इक्वल टू ए प्लस बी। मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ दे दिया f1 इक्वल टू 8 है, यहाँ f2 इक्वल टू 5 है। आपसे पूछ रहा है r पूछ रहा है, तो r डायरेक्टली आप लगा सकते हैं a प्लस बी यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम मतलब बेसिक क्वेश्चन है एकदम इस चैप्टर का, ठीक है। इससे आगे भी आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक था। ये नोट कर लो, r इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब इसका फिर कुछ जैसे कुछ केस होते हैं, मान लो कि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 0 हो, 180 हो, तो उन केस पे पूछ लेता है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि जब थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री लो और रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट एकदम, ठीक है। दिख थीटा इक्वल टू 180 और r इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और उसके बाद आओ इसे नोट कर लो। इसे मैं फिर से लिख रहा हूँ ब्लैंक से, ठीक है। ये मिटा दो ट्रायंगुलर लॉ, और ये थोड़ा है इसका बेसिक बता दो कैसे होगा। अब यहाँ लिखो r इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। देखो अब इसमें पहला केस ये बनता है, यहाँ केस कर करके लिख लेना, एक एक केस समझना अच्छे से, ठीक है। वो वाला केस जो वकील लड़ते हैं वो वाला केस, ठीक है, मुकदमा वो वाला, ठीक है। तो केस 1 है, मान लो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है। यानी पहले केस पे हम लिखते हैं थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। इसमें रखो, इसमें हमको रख के देखना है कि थीटा जब 0 डिग्री होगी तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसके r की वैल्यू मिनिमम मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी, वो सब, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे पूछ देगा कि रिजल्टेंट मैक्सिमम किस एंगल पे होगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम कब होगा, ठीक है, या निगेटिव कब होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से है, 3 में से हमेशा घुमा फिरा के 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है घुमा फिरा के, यानी या तो इसका क्वेश्चन दे दे या फिर डायरेक्ट पूछ दे, कुछ ना कुछ तो बनता है इसमें से। तो इसे थोड़ा सा देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि केस 1 है, केस 1 में है कि थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो इसमें क्या चेंज होगा, ठीक है। ये निकालना है कि इसमें क्या बदलाव आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट से देखो, पहले हम इसे क्या करते हैं, रूट में इसे थोड़ा सोल्व करने में थोड़ा हार्ड आएगा, ठीक है। मान लो हम 0 रखेंगे, फिर कुछ वो होगा, ठीक है। ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करो, जो ये r है इसका क्या लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग जानते हो ना, स्क्वायर जैसे 2 है इक्वल टू यहाँ 5 है, हम बोल देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ ए ले लो, ठीक है, ए है इक्वल टू 2 है, तो बोल देंगे इसका स्क्वायर करो दोनों साइड में। तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये होती है चीज, इसे देख लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब ये है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ये जर्नल है, लेकिन मेरा फर्ज है बताने का, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या होगा। जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम होती है ना वो बताते रहा करो, ठीक है।
उससे वो नहीं होता है कि हमें ये नहीं पता है। जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मान लो मुझे ए नहीं आ रहा तो मैं ए पूछूंगा ए होता क्या है, ठीक है। जब आप अपने क्वेश्चन लाएंगे ना अपने दिमाग में से, कुछ पढ़ेंगे, ये नहीं देखो क्लास में भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना बैठे रहेंगे, पूछेंगे नहीं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें ये नहीं आता है। अपने अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, उनको निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी ना आए, ठीक है, तुरंत आप अपने टीचर से पूछिए, कहीं से भी करिए, इसका सोल्यूशन आपको लेना चाहिए। भले आपको छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना। मान लो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ टॉपर होते हैं, ठीक है, कुछ वैसे नॉर्मल बच्चे हैं, कुछ बहुत मतलब रोस्ट टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। मान लो ये टॉपर वाला तो है, मैम पढ़ा दी यहाँ a + b = इसका स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दी, ये वाला बच्चा समझ जाएगा इसको। नॉर्मल वाले बच्चे भी क्या करेंगे, हाँ चलो ठीक है आ गया समझ में, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाले बच्चे ये क्या होते हैं, ये हाँ बोल दिया, ये हाँ बोल दिया, तो उसी में ये भी तीसरा भी हाँ बोल देगा। अगर हम मना कर देंगे हमारी बेइज्जती है। ऐसे में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो आप टॉपर हो तो आपकी अलग बात है, लेकिन मान लो मैं ही हूँ, मुझे नहीं कुछ आ रहा है, तो तुरंत पूछोगे ये + b आया कहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन निकालने चाहिए अपने मन से, ठीक है। जहाँ भी ना आए फंसाओ क्वेश्चनों को, जब लगाओगे 1-2 बार तो क्वेश्चन आएगा ही समझ में, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बेइज्जती है पूछने में, ठीक है। जो ना समझ में, मान लो ABCD नहीं समझ में आ रही है, जर्नल है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं कि कहीं बीच में क्यों भूल जाते हैं, वो डरते हैं थोड़ा, तो डरना नहीं चाहिए। जहाँ जो भी ना समझ में आए वो पूछो, ठीक है। मान लो हम गलती से इसे जोड़ रहे हैं 2.5 और 8.5, इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ गया, हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम किसी से पूछ लेंगे इसमें। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ना समझ में आए तुरंत पूछो क्वेश्चनों को, क्वेश्चन एराइज करना सीखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे निकल रहे हैं आपके दिमाग में से, तो समझो आप अपनी प्रगति की ओर हो, प्रगति वो वाली प्रगति, ठीक है, दूसरी प्रगति नहीं। प्रगति भी अब 2 प्रकार की होती है, वो बाद में आएगा लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ देख लो, इसका हो गया, पहले स्क्वायर कर दो, r² = ये जैसे स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट हट जाएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। देखो अब देख लो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें बताओ। देखो यहाँ स्क्वायर ही हुआ, जैसे इस साइड में जो बताया था उसी को यहाँ लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। r² = a² b² 2ab cos थीटा, ठीक है। यहाँ केस क्या बना, थीटा = 0 डिग्री ले लो, ठीक है। यानी जो एंगल है, एंगल इसमें तो एंगल है नहीं, इसमें भी नहीं है, यहाँ है मैन, ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इसे 0 डिग्री एक बार रखते हैं। अब देखो ये भी बात है, कुछ बच्चे फिर यहाँ फंसेंगे इसमें। मान लो कि cos 0 का मान क्या हो गया, भूल गए, ठीक है। cos 90 का मान क्या हो गया, वो भूल गए, ठीक है। उस पर भी हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वीडियो एक आएगी शॉर्ट वाली, जिसमें कि इसका कैसे cos 90 का कैसे निकालेंगे, cos 0, cos 45, इसमें भी आपको एक वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो पहले आप तो यहाँ डायरेक्ट याद कर लो। देखो cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है, देख लो, ठीक है। ये इक्वल था दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन ना होना कि कैसे कुछ हो गया, ठीक है। वो तो इतना समझ में आ जाएगा, मुझे पता है, कोई वो तो नहीं। जब r = है यहाँ इक्वल, तो यहाँ भी तो इक्वल ही होगा, उसमें नहीं कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ 0 होगा, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले एक बार 10th वाला देख सकते हैं। 11th में भी था ये वाली चीज, लेकिन 11th में क्या था, 11th में जैसे 90 को π/4 लिख देते, तो 45 को π/4 लिखते थे, ठीक है, 90 को π/2 लिखते थे, इतना डिफरेंस था बस, और कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ जब cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। cos 0 1, अब यहाँ लिख लो r² = a² + b² प्लस, देखो जब यहाँ 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 यानी 2ab, ठीक है। और 1 तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आया r² = a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बन रहा है क्वेश्चन कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू होगी रिजल्टेंट की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, 0 डिग्री पे, ठीक है। अगर कहीं एंगल 0 है, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप साइड में लिख लो, साइड में लिखो, दिमाग में लिखो। लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है, आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आप याद कर रहे हैं दिमाग से अपना अच्छे से, ठीक है। मान लो मैं आप समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, समझ लिए, एक बार इससे संबंधित 2 क्वेश्चन लगा लो। इससे अगर इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन लगा लिए ना, इस मतलब इस फॉर्मेट पे, तो समझो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसे चला जाएगा ना, कभी भूलेगा नहीं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को करने के बाद ये फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला करने के बाद उस पर 2 क्वेश्चन लगा लो, बस ये होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो किस पे है, 0 पे है, यानी आप लिख सकते हैं r max, ठीक है, r max होता है, यानी r की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 डिग्री पे। इसे इंपोर्टेंट में लिख लो, MI मोस्ट इंपोर्टेंट, मुंबई इंडियंस नहीं, ये IPL की टीम होती है, उसे मत समझना है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ फॉर एग्जाम लिख लो बढ़ाने के लिए। देखो जब ऐसा होता है कि हम किसी जैसे नोट्स बनाते जाते हैं, अगर हम पूरा लिखते हैं, क्योंकि नोट्स में पूरा लिखा जाता है, अगर किसी चीज़ में मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देते हैं, उसको पढ़ने का जो फील है ना वो अलग ही होता है, ठीक है। लगता है कि हाँ ये आएगा बोर्ड, मतलब किसी भी चीज़ में बोर्ड का पेपर दे रहे हो, बोर्ड में किसी भी चीज़ में दे रहे हो, एग्जाम में, हाँ उस पर जब लिखा रहता है MI या IM मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें लिख देते हैं हम तो उसमें ये स्टार बना देते हैं, तो फील समझो पता नहीं, वो फील नहीं मिलता कहीं जैसा फील उसमें मिलता है वो पढ़ने में, ठीक है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू थी वो केस 1 था कि 0 डिग्री पे है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे मिलेगी। ये क्वेश्चन यहाँ से याद कर लो, एक क्वेश्चन आपका हो गया तैयार आज के लेक्चर से, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आज के लेक्चर से, तो अगला देख लो। ये 0 केस 1 हो गया। अब दूसरा केस लड़ते हैं, ठीक है, जैसे वो डायलॉग था सनी देओल का, तारीख पे तारीख मिलती है वो वाला। अब दूसरा केस आ जाओ। केस 2, ठीक है, दूसरा केस आ गया, लेकिन उसका पहले केस का वो नहीं मिल पाया अब तक, ठीक है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, बस केस पे केस आ रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं। यहाँ कोस थीटा है, ठीक है। दूसरा केस ये कहता है कि अगर थीटा 90 डिग्री ले ले तो क्या होगा, इसमें क्या चेंज आएगा। एक दूसरा केस बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री ले तो क्या चेंज आएगा उसमें, इसमें, ठीक है, रिजल्टेंट में उसका क्या चेंज आएगा ये बता रहा है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। जब एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बस फिर तो लगाते जाओ होता जाएगा। आओ R = लिखो। देखो फिर से वही काम करो, इसका जो स्क्वायर था वो स्क्वायर कर लो, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करोगे, या A² + B² + 2AB cos थीटा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इससे पहले भी हो गया है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो बता सकते हो। और ये बताओ हमारा वो इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो किया नहीं किया, CS वाला 1710, उसे जाके कर लो, ठीक। R² = A² B² ये हो गया, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री रखते हैं, थीटा = 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ 90 रखो, ठीक है। अब फिर से वही कन्फ्यूजन आ गया कि cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, तो उसकी वीडियो आएगी, टेंशन ना लो। लेकिन अब के लिए केवल याद कर लो जो भी बताया जा रहा है उस चीज़ को। यहाँ लिखो R² = A², ये इसको क्या हो गया, A² + B² यानी 2AB cos 90। अब देखो इसका एक छोटा ट्रिक भी है। देखो साइन में जो 0 की वैल्यू होती है कोस में 90 की होती है वो वैल्यू, कोस में जो 30 की होती है साइन में वो 60 की होती है। ऐसे भी थोड़ा याद करने का तरीका है, ठीक है। यानी साइन की तो जर्नल पहला जब खोले कोई भी पेज, साइन 0 1 साइन 90, ये तो वो तो जर्नल है, ठीक है। इसका मान यहाँ साइन कोस 90 का क्या होगा, जो साइन 0 का होता है, जो कोस 90 का होगा। तो यहाँ लिखो R² = A² B² + 2AB और cos 90 का मान 0। देख लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे ना किसी चीज़ को अच्छे से समझ में आएगी। देखो अभी तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं, जब एग्जाम में करोगे ना जाके, तो जब यहाँ समझ लोगे एग्जाम में क्या करोगे, इसका शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि यहाँ ऐसे हुआ था कि 90 का मान यहाँ रखेंगे तो डायरेक्ट इसे आप पूरा 0 मान लेंगे, या क्या बचेगा R² = A² + B², ठीक है। ये हो गया, देखो ये क्या है, मिनिमम है। यानी फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, उसे भी लिख लो MI करके, कि जो R की वैल्यू है, यानी R क्या है अब समझ में आएगी होगा। अब तक तो R है क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है, फोग नहीं चल रहा है, R क्या चल रहा है, रिजल्टेंट चल रहा है। रिजल्टेंट में क्या हो गया कि जो 90 में, मतलब 90 केस दूसरा था कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे क्या होगा, ठीक है, तो जो 90 डिग्री पे है वो R क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। R की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट जो है, ठीक है, किसी भी उसका, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ में, तो क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो R² = A² + B², उससे पहले वाले में क्या रहा था, +2AB, ठीक है, तो क्या था, मैक्सिमम था, ये क्या है, मिनिमम है। एक 2 क्वेश्चन बन गए एकदम अच्छे क्वेश्चन है। एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि R की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम क्यों कब होगी, ठीक है। तो इसे लिख लो अच्छे से, बनता है क्वेश्चन यहाँ से, ये ना सोचना कि ऐसे ही है, इसे यहाँ एग्जाम करके लिख लो, एग्जाम लिख लो और इसमें से क्वेश्चन लगा लो। जैसे जो इसका वो होता है न्यूमेरिकल लगा लो, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, तो वो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं देखा हूँ, खुद भी दिया हूँ कई बार, उसमें लिखा रहता है कि R मिनिमम कब होगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बना देगा वो तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। R मिनिमम किस पे होगा, किस एंगल पे होगा, ठीक है, या वैल्यू पूछ देगा कि R मिनिमम R 90 पे, इसकी R की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन में दे देगा, A² + B²
2ab, दूसरे में दे देगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर एक और माइनस कर देगा। तो ऐसे ही फंसा देता है। क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो क्वेश्चन कैसा भी दे आपको समझ में आ ही जाता है, ठीक है। ये 2 केस हो गए, एक केस और देखते हैं, समझ में आ रहा है। आर स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। फिर केस सेकंड का 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, मिनिमम होगा आर की वैल्यू, और अगर 0 रहती है तो मैक्सिमम होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लग रहा है। चलो अगला केस देखते हैं। केस बहुत लटवाते हैं सब। केस 3, ठीक है, 3 समझ ना, 3 केस 3 इडियट, ठीक है। हम भी, हमारे ग्रुप में भी है 3 इडियट, लेकिन उसे जानो मत, अभी केवल पढ़ो, हमने ध्यान दो पढ़ाई में। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये था, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। देखो कोई दिक्कत, ये तो इतनी बार लिख चुका मैं, वैसे भी याद हो गया और देखते ही समझ में आ जाएगा। हाँ रिजल्टेंट है, ठीक है। अगर क्लास करोगे रेगुलर तो समझो एकदम अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। आप देखने से पहले क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या लगेगी, हार्ड मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा हर रात दिन पढ़ना पड़ेगा। एक चीज को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा 4 बार पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, किसी से ही पढ़ो, ठीक है, वो सब करना पड़ेगा। ये हो गया। अब केस 3 बनता है कि यानी जो थीटा की वैल्यू है वो मान लो 180 हो जाए तो क्या होगा, ये बताओ। आर इक्वल टू इतना है, थीटा की वैल्यू 180 हो गई, क्या करें अब, हमें तो 180 की वैल्यू याद नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो। आओ आर इक्वल टू, फिर से स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ जब 180 की वैल्यू रखे हुए, 180 का मान होता है -1, ठीक है, क्या होता है -1। आया याद, कुछ करो, याद करो, 10th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, समझो, समझ जाओ, ठीक है। अगर इसे ऐसे भी नहीं समझ में आता है ना तो ऐसे कर लिया जाता है, कोस वो लिखा रहता है 180 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, कोस 90 प्लस थीटा होता है। ये वाला थोड़ा इसी ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो अलग से बनाएगा, अभी थोड़ा शॉर्टकट में है, ठीक है। 90 प्लस 90 कोस इसका यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर इसका बाद नहीं करना, ठीक है, अभी पहले ये कर लो। इसकी वीडियो अलग से आ जाएगी, जब मैथ के टीचर है उनको बोल देंगे कि इसका ये वाला जो फॉर्मूला ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का बता दें, ठीक है। तो यहाँ इसका मान तो मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद करने के लिए उसकी थोड़ी ट्रिक जाननी पड़ेगी, वो जरूर जानना एक बार, ठीक है। तो इसका यहाँ लिख लो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसका मान हो गया -1, ठीक है। इसे ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या होगा जब माइनस इधर आ जाएगा -2ab, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, निगेटिव में इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो पहले जो मैक्सिमम और मैक्सिमम वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, यहाँ प्लस था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है। तो 180 पे अगर पूछ दे कि आर की वैल्यू 180 पे क्या होगी, तो ये होगी 80, 180 पे, देख लो, इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, देख लो, इतना इंपोर्टेंट चल रहा है, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तीन अब तक केस चला, तीनों केस इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इस पे थोड़ा ध्यान दो ज्यादा, और इस पे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं इस पे से, ठीक है, अपने आप से बनाते हैं क्वेश्चन कि चलो बेसिक वाला क्वेश्चन पहले ये पढ़े थे ना कि r इक्वल टू a प्लस बी था, तो यहाँ r इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। इस पे जनरल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा मैग्नीट्यूड भी मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो था पीछे वाले लेक्चर में बताना था, लेकिन शायद ये तो याद नहीं आया होगा, या फिर भूल गया मैं किसी कारण से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मान लो ये 3 है प्लस 4j, इसका मैं मैग्नीट्यूड पूछा है, यहाँ r है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऐसे मोड में लिख दो, ठीक है। इसका क्या होता है, रूट में इसका स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। देख लो, मान लो ये r इक्वल टू 3i प्लस 4j दिया है, पूछा है मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड r को मोड में लिख दो, उसके बाद 3 का स्क्वायर, यानी जो ये होता है इसे हटा दो, और जो इसका ये केवल कॉन्स्टेंट टर्म है इसे ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी 25, ठीक है। और मोड कितना आ गया, यानी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, मैग्नीट्यूड निकालने वाला, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे पूछ देगा कि रिजल्टेंट निकालो, फिर रिजल्टेंट निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड भी हो गया, रिजल्टेंट आपका तीनों केस बताए दिए, एक क्वेश्चन लेते हैं।
दोस्तों जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ सबके साथ कुछ अलग सा होता है, ठीक है। लेकिन अपनी जिंदगी को छोड़ के अपने जो लाइफ है उस पर, जो आपका एम है उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, कोई किसी गम में है, कोई किस गम में है, तो गम छोड़ के हमें अपनी मंजिल पे ध्यान देना चाहिए। अगर मंजिल आपकी मिल गई तो आपके जो आपके रूठे हुए हैं ना, वो भी आपके साथ आ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही किसी भी चीज़ यादों में है किसी की, ठीक है, तो समझो कि ना तो आपको अपनी मंजिल पे मिल पाएगी और ना आपको वो मिल पाएगा जिससे आप चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सफल है जिंदगी में, ठीक है, तो जैसे किसी भी चीज का अगर आप सफल हो तो आपके पीछे सब दौड़ेंगे, ठीक है। आपको सब चाहेंगे, आपके चाहने वालों की कमी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप समझो सफल नहीं है, आप भले उसी की याद में सफल नहीं हो, कोई भी उसमें, ठीक है, आपकी फैमिली हो, कोई भी फैमिली को तो सब मानते हैं, क्योंकि कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती है कि हमारा लड़का जिंदगी में असफल हो, ठीक है। फैमिली केवल एक ऐसी चीज है जो चाहती है कि हमारा लड़का हमसे ज्यादा सफल हो, ठीक है। लेकिन और जैसे होता है ना कि हम भी देखते होंगे, कोई कितना भी दोस्त हो वो सोचेगा कि यार वो कैसे मुझसे आगे निकलेगा। क्लास में भी आप देखे होंगे कंपटीशन कि इसका 88 नंबर आ गया, मेरा 87 क्यों आ गया, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। तो हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन अपनी जो फैमिली है उसमें फैमिली वाले ना ये सोचते हैं कि मेरा अगर 88 आया, मान लो मेरा भाई है मेरा और मेरा नंबर है, मेरा 88 आया, मैं सोचूंगा कि मेरे भाई का मुझसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो कंपटीशन हर जगह है, लेकिन कुछ चीज़ों को भूल के अपने एम पे फोकस करना चाहिए, दुनियादारी में नहीं ध्यान देना चाहिए तब, क्योंकि आप स्टडी लाइफ में हो, स्टडी लाइफ में दुनियादारी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। स्टडी लाइफ में केवल स्टडी करो, पढ़ो लिखो मौज करो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो लाइफ है फिर कभी आता नहीं है। मान लो आप तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स की, किसी भी चीज़ की, 2 साल बाद आपकी एज निकल गई, फिर आपके लिए केवल एक ड्रीम रह जाएगा ये कि हम भी किसी चीज़ का तैयारी करते थे, अब क्या करते हैं, ठीक है। तो थे ना बनाओ उसको, ऐसे करो कि उसी में हमेशा के लिए आप हो जाए, फ्यूचर में भी आपको ऐसी चीज मिल जाए, वही चीज, ठीक है। इसकी तैयारी कर रहे हो, क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में क्या पता आप इसमें हो ही जाए, अच्छे से सिलेक्शन हो जाए किसी चीज में। तो दुनियादारी भूल के क्वेश्चनों पे ध्यान दो, ठीक है, सवालों पे ध्यान दो, रात रात दिन मेहनत करो। 1 महीना बचा एग्जाम में, तो चलो यहाँ के जैसे तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से बन गए थे, वहां से घुमा फिरा के, जैसे शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं, शिफ्ट में पेपर होते हैं, 3-4 शिफ्ट होती है, 3 शिफ्ट होती है शायद। किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी में कुछ, लेकिन घुमा फिरा के पूछता है उसी में से है। ये नहीं कि कहीं आसमान से लाता है क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन इसी में से आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के ऐसे बनाते हैं ना क्वेश्चन को, कंफ्यूज कर देते हैं कि समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। लेकिन जब एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम अटेंशन हो गए, तो समझ में आ जाता है। यहाँ से भी देखो इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसे भी इंपोर्टेंट करके लिख लो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के बना देते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी 0। समझ में आ रहा है मतलब? नहीं आ रहा होगा, चलो हम समझाते हैं। रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी 0, यानी अगर ठीक है, कोई 2 अनइक्वल वेक्टर है, मान लो अनइक्वल का मतलब समझ में आ रहा होगा, इक्वल ना हो। मान लो ये है एक वेक्टर, ये है इसकी 5 मीटर का है, एक वेक्टर ये है 8 मीटर का है, यानी अगर ऐसे वेक्टर है, 2 अनइक्वल वेक्टर है, ठीक है, अगर इनका जो वेक्टर है, ये जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। आप खुद सोच लो, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो 0 होगा, कभी कुछ भी कर लो नहीं होगा 0। तो ये एक नोट में बना है, ठीक है, कि अगर 2 अनइक्वल वेक्टर है तो उनका जो रिजल्टेंट है कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। यही है पहला वो है हमारा केस है, ठीक है, कि 2 अनइक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट है कभी 0 नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा के लिए है, ये नहीं किसी क्वेश्चन में है, मान लो यहाँ कुछ और भी आ जाए, क्वेश्चन से नहीं मतलब है। जो अनइक्वल है, ये देखो अनइक्वल ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल आ जाएगा तो r=0 हो सकता है ये, लेकिन यहाँ केस ये बनता है, इसमें फंसते हैं बच्चे, अनइक्वल, इसे गोला करके अच्छे से लिख लो, ठीक है, अनइक्वल। एग्जाम्पल के साथ लिखना चाहते हो एग्जाम्पल भी लिख लो, और r=0 हो गई तो समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें से बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों में से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। मान लो थोड़ा अगर इजीली पेपर बना है, थोड़ा मॉडरेट पेपर है तो पूछ लेगा इसमें से, अगर थोड़ा और हार्ड बना है तो इसमें से फिर न्यूमेरिकल बना देगा। तो पेपर के हिसाब से होता है, कंपटीशन के हिसाब से होता है कि इस बार कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है हम आपको बताएंगे, हर जगह से बताएंगे, छोटी से छोटी जगह पे बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला जो है रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर अब समझ में आ गया होगा, एक प्लेन में, यानी ये है, ये क्या है, कोप्लेनर है। इस प्लेन में जितने वेक्टर हो गए, कोई ऐसे है कोई ऐसे है, ठीक है, एक प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है, इसमें जितने वेक्टर हो गए, रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर, यानी 3 वेक्टर इसमें, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट है वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर एक प्लेन में 3 वेक्टर है, ठीक है, तो उनका जो वो रिजल्टेंट होगा कभी 0 नहीं होगा, ये वाला, ठीक है, देख लो। रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर में और में नॉट भी 0, थोड़ा है यहाँ देख लो गलती हो गई,
गलती सबसे होती है, इंसानों से गलती है, ठीक है। लिख रहा है 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। 0 कब होगा, केस आ गया ये वाला, कुछ केस देखो, एक केस आप पढ़ेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अनइक्वल, मान लो कि ये 3 है, एक प्लेन में 3 है, ठीक है। अगर वो अनइक्वल हुए तो नॉट इक्वल 0 होगा, अगर इक्वल हुए तो 0 हो सकता है। तो यहाँ से देखो, अगर ये वाला टॉपिक ये वाला था, इसे समझ, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया, इक्वल और अनइक्वल वाला, ठीक है। अगर इसमें 3 वेक्टर है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर अनइक्वल हुए तो r नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देखो कितना अच्छे समझ में आ गया, दोनों एक ही साथ समझ में आ गया, ये वाला और ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ गया रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर, यानी जो एक प्लेन में ना हो, ठीक है। ऐसे जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नॉट बी 0, ठीक है, वो कभी 0 नहीं होगी अगर ये हटा दोगे, ये कोप्लेनर नहीं है। फिर से आ गया ये वाला केस, ये अगर अनइक्वल है, ठीक है, और कोप्लेनर नहीं है, एक प्लेन में भी नहीं है और अनइक्वल है, तो क्या होगा, r कभी 0 नहीं हो सकता है। ये 3 केस है, इसे आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे बोल भी दिया मैं अपने मुंह से भी, लेकिन आप फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूरा लिख लो, वीडियो थोड़ा वो पीछे करके देख लो, जैसे क्योंकि यहाँ बोझ दिया ना थोड़ा सा, तो इससे पीछे वाले देख लो, पीछे करके तीनों नोट कर लो, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है, और इसे अपनी लैंग्वेज में समझो, अपने एग्जाम्पल में, रियल लाइफ में फिल करके समझो, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें और फिर आज का लेक्चर करते हैं खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं, इजी वाला क्वेश्चन, कोई इसमें हार्ड नहीं है क्वेश्चन, जैसे बेसिक ही लिया जाएगा। बेसिक जैसे वो पता है क्या था ना, वो रिजल्टेंट वाला, कि r इक्वल टू a प्लस बी, ये वाला। इसमें 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ अपने मन से, मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ उसका और रिजल्टेंट पूछ रहा हूँ। मान लो कि हमें कोई फोर्स दे दी F1 1 न्यूटन की, ठीक है, 1 न्यूटन। F2 दे दिया, मान लो कितना दे दो, 3 न्यूटन ले लो, कोई बात नहीं, 3 न्यूटन ले लो, ठीक है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि इसका रिजल्टेंट निकालो, ठीक है, रिजल्टेंट निकाल लो और मैग्नीट्यूड निकालो, इसका r निकालो, r और मैग्नीट्यूड निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एकदम। r इक्वल टू लिखो, तो वो बदल लेने दो, ये लाल समझ में आ जाएगा ना, फील आएगा, जब रंग बिरंगी चीजें होती है ना उसमें मजा आता है पढ़ने में भी। r इक्वल टू क्या होगा, a, यानी इसे यहाँ ये a भी है, जैसे यहाँ a भी था तो यहाँ लिख लो F1 प्लस F2, कोई दिक्कत है इसमें, देखो नहीं है। r इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा और अच्छे से करने के लिए आप लिख सकते हैं i, ठीक है जी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे ना, केवल आपको आंसर से मतलब आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे क्या होगा, r इक्वल टू 3i प्लस 1j, यानी उल्टा भी हो गया थोड़ा सा, चलो i प्लस 3j, ये है, ठीक है। तो इसका जो ये रिजल्टेंट निकल गया, रिजल्टेंट आया i प्लस 3j, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन था कि ये रिजल्टेंट निकालो और मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड अब इससे पहले थोड़ा बताया था मैं कि मैग्नीट्यूड का क्या होता है, जो भी रहता है उसे क्या करते हैं, मोड में लिख लेते हैं, r मोड में, अंडर रूट में जो ये है इसका वो है कॉन्स्टेंट ले लेते हैं टर्म, उसके यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है, i है, तो i के सामने 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस 3 3 9 यानी √10, ठीक है। तो r मोड कितना आ गया, √10, ठीक है। याद देखो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, देखो कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। क्वेश्चन था F1 दिया था, F2 दिया था, रिजल्टेंट पूछा था और मैग्नीट्यूड पूछा था, ठीक है। तो आज का मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। मजा भी दिला रहे हैं और समझा भी रहे हैं अपने अपने अंदाज में, अपने फील्ड में, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, क्योंकि अभी हम भी नए हैं, ठीक है, आपके, ठीक है, आप जैसा हमें बोलेंगे कि ऐसे पढ़ाइए वैसे करिए, आप कमेंट में करेंगे कि हाँ ये थोड़ा है यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है, इसे और अच्छे से बताइए, तो हम वही करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये बता दी तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे, ठीक है, कि इसकी जगह कुछ और दूसरे तरीके से समझे तो हम वो भी पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।